नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का जो पहला चैप्टर है कहानी का प्लॉट, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का जन्म किस ज़िले में हुआ था? शिवपूजन सहाय का जो जन्म था वो किस ज़िले में हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला है आरा में, दूसरा है बक्सर में, तीसरा है पटना में, चौथा है डी में है बनारस में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बक्सर हो जाएगा। यानी कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बक्सर ज़िले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जो जन्म था ये कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1893 में, ऑप्शन बी है 1993 में, ऑप्शन सी है 1884 में, ऑप्शन डी है 1994 में। तो शिवपूजन सहाय का जो जन्म था ये 1894 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1963 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1863 में, और ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको 1964 में, ऑप्शन नंबर डी में 1965 में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय का जो क्या कहते हैं मृत्यु है 1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। तीन का जो है क्या हो जाएगा? ए 1963। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? चौथा प्रश्न कह रहा है कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? देहाती दुनिया, शहरी दुनिया, विदेशी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो एकमात्र उपन्यास था वो था दोस्तों आपका देहाती दुनिया। क्या था दोस्तों? देहाती दुनिया। उनका जो एकमात्र उपन्यास था वो क्या था? देहाती दुनिया। दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की? बक्सर में, आरा में, बनारस में, पटना में। तो दोस्तों, जब वह 10वीं की परीक्षा पास किया तो उन्होंने वह बनारस में नौकरी किया। कहाँ किया नौकरी? बनारस में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? ऑप्शन एक ए में है 1, 2, 4 या 5। तो दोस्तों, शिवपूजन सहाय की रचनावली जो थी वो 4 खंडों में थी। कितने खंडों में थी? 4 खंडों में। उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का में संपादन किया? तो उन्होंने जो है किस क्या प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? गंगा, हिमालय, यमुना या कावेरी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया था? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय। वह जो था उन्होंने हिमालय पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न कर रहा है शिवपूजन सहाय। 8वां प्रश्न कर रहा है कि शिवपूजन सहाय जो है वह अपने समय में कैसे व्यक्ति थे? अब वे शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? लोकप्रिय, सम्मानित या लोकप्रिय सम्मानित दोनों या बहुत चर्चित? तो दोस्तों, शिवपूजन सहाय जो थे वे अपने समय के जो थे ना वे लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। शिवपूजन सहाय जो थे वे अपने समय के बहुत ही क्या कहते हैं लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? बनारस में कौन सी सा नौकरी कर रहे थे? बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? नकल, नवीस या वकील का, शिक्षक का, इनमें से कोई नहीं। तो वह जो थे ना बनारस में जो है नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। कौन सा नौकरी कर? नकल नवीस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है देखिए अगला प्रश्न। इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? नर का, नारी का, नर नारी दोनों का, बालक का? तो इस कहानी में जो लेखक है वो नारी का स्थान जो है वो निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया? असहयोग आंदोलन या नर्मदा आंदोलन, नमक आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद जो है उन्होंने नौकरी को त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न क्या कर रहा है? हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कौन से संपादन मंडल में थे? तो ये जो थे ना हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में जो क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर पहला मतवाला या गीतवाला, रथवाला या भाग्यवाला। तो ये जो थे ना हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कौन संपादन मंडल में थे? तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों
ऑप्शन ए हो जाएगा मतवाला इसका आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा मतवाला। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उन्होंने मतवाला जो है पत्र का संपादन किया था, प्रतिष्ठित जो है ये पत्रिका है। चलिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न कह रहा है कौन सी राष्ट्रीय भाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। कौन सी राष्ट्रीय भाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। बिहार, बिहार शरीफ, झारखंड, उड़ीसा। तो कौन सी राष्ट्रीय भाषा परिषद कल्पना का साकार रूप है। बिहार दोस्तों जो है ना, ये जो बिहार का राष्ट्रीय भाषा परिषद है वो कल्पना का साकार रूप है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है। तो शिवपूजन सहाय की रचनावली जो है कहाँ से प्रकाशित की गई, बनारस से, पटना से, आरा से, बक्सर से। तो दोस्तों शिवपूजन सहाय की रचनावली जो है वो बनारस से प्रकाशित की गई है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नहीं दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पटना से प्रकाशित की गई। कहाँ से प्रकाशित की गई, पटना, सॉरी मिस्टेक हो गया, बनारस नहीं होगा। शिवपूजन सहाय का जो रचनावली है वो कहाँ से किया गया, पटना से प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख। अपने अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। सौतेले बेटे की, या क्या कहते हैं अपना बेटे का, या क्या कहते हैं लेखक के बेटे का, इनमें से कोई नहीं। तो वे जो थे ना, वे अपने सौतेले बेटे का जो क्या कहते हैं पत्नी बनने के लिए वे जो है स्वीकार करना पड़ता उनको, किसका, वो जो थे भगजोगिनी, उनको अपने सौतेले बेटे का जो पत्नी बनने का दुर्भाग्य मिलता है उन्हें। ठीक है, 15वां के बाद 16वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। प्रश्न कर रहा है कि कहानी का प्लॉट जो है, ये कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है। शिवपूजन सहाय, हजारी प्रसाद, विष्णु शर्मा या मोहन राय सहाय। तो कहानी का प्लॉट का जो पाठ का लेखक है ये जो है ये कौन है, शिवपूजन सहाय है दोस्तों। कौन है, इसका आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न कह रहा है कि तिलक दहेज के ज़माने में, क्या कह रहा है, तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्ख है। दोस्तों तिलक दहेज के ज़माने में जो है लड़का या लड़की या बेटा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तिलक दहेज के ज़माने में जो है ये लड़की पैदा करना बड़ी ही मूर्खता की बात है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था। ऑप्शन में एक में भगजोगिनी या लीलावती। चलिए दोस्तों, और क्या कहते हैं, या रोशनी या मंगू। तो दोस्तों भगजोगिनी जो नाम था इनका, क्या नाम था, मुंशी जी की जो पुत्री का नाम था वो भगजोगिनी था। ठीक है, क्योंकि कोई नाम रखा नहीं गया था उनका, भगजोगिनी नाम रख दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दरोगा जी कौन सी बारूद की पुड़िया थी। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी। घोड़ी, घोड़ा या हाथी या कुत्ता। तो उनका जो घोड़ी थी वो क्या थी, बहुत ही बारूद की पुड़िया थी। ठीक है, 19 का जो है ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्या कहते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। सुंदरता में भगजोगिनी अंधेरे घर की क्या थी। दीपक थी, चिराग थी, सुंदर थी, चतुर थी। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सुंदरता में भगजोगिनी जो थी वे अंधेरे घर का क्या थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीपक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाए थे। घी के या तेल के या पानी के। दोस्तों दरोगा जी के ज़माने में जो है मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि इस युग में जो है क्या प्रबल हो रही है। इस युग में क्या प्रबल हो रही है, अबला या तबला या ढोलक या वाद्य यंत्र। तो इस युग में जो है वो क्या प्रबल हो रही है। इस युग में जो है अबला क्या हो रही है दोस्तों, प्रबल हो रही है अबला। इस युग में जो है अबला क्या हो रही है, प्रबल हो रही है। चलिए 22 के बाद 23वां प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापे में मुंशी जी जो है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई। बुढ़ापे में जो है मुंशी जी को लड़की या लड़का लड़की दोनों में से कोई नहीं। तो बुढ़ापे में जो है मुंशी जी को लड़की पैदा हो गई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थानेदारी, क्या कह रहा है कि थानेदारी का जो कमाई थी वह किसके तपने में दोनों बराबर था। फूस के या माघ के या चैत के, फागुन के। तो थानेदारी का जो कमाई था किसके तापना दोनों बराबर था, तो फूस का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 24 के बाद जो है 25वां प्रश्न कह रहा है कि जो है
शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? शिवपूजन सहाय जो थे वे हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी कथा साहित्य या अंग्रेजी साहित्य तो शिवपूजन सहाय हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 26वां प्रश्न कह रहा है कि तिलक दहेज, क्या कह रहा है कि तिलक दहेज के ज़माने में जो है ना, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन था? ठीक है, तो भगजोगनी या शिवपूजन सहाय थानेदार, इनमें से कोई नहीं। तो भगजोगनी जो थी वे तिलक दहेज की शिकार हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 26 के बाद 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? 27वां प्रश्न कह रहा है कि कहानी का जो प्लॉट शीर्षक है पाठ गद्य, कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में है निबंध है, या रेखा चित्र है, या कहानी है, जीवनी है। तो ये जो है ना, ये कहानी है। ये जो कहानी का प्लॉट है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कहानी का प्लॉट, ये क्या है? कहानी है जो है, जो कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद का प्रकार करते थे? करते मरे। मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वे किस पद पर कार्य करते मरे? किरानी के पद पर, दरोगा के पद पर, शिक्षक के पद पर, इंजीनियर के पद पे। तो मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो दरोगा के पद पे थे, उसी पद पर से वह क्या कहते हैं, अब मृत्यु हुआ उन्हीं का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 29वां प्रश्न। तो दोस्तों 29वां प्रश्न करना, कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर के लड़की कैसी होती है? मुँह फट होती है, चंचल होती है, सुस्त और कमज़ोर होती है, कर्मठ और होशियार होती है, चटोर और कंजूस होती है। तो दोस्तों कुछ लोगों के कथानुसार जो है गरीब घर की लड़की जो होती है वह चटोर और कंजूस होती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि भगजोगनी जो है, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? एक गरीब किसान की, अपने सौतेले बेपुत्र के, एक बूढ़े धनवान की, एक मालदार नेता की। दोस्तों तो अंत में जो है भगजोगनी जो है वह अपने सौतेले पुत्र का ही पत्नी बनना उनको जो है नसीब हुआ। ठीक है, तो वह अंत में जो है अपने सौतेले पुत्र का जो है पत्नी बनी थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? भगजोगनी का जो सौंदर्य था किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? ऑप्शन ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, या उनके चहेते युवक का, या उसके वर्तमान नवयुवक पति का। इनमें से कोई नहीं। तो उनके जो वर्तमान जो नवयुवक पति है उन्हीं का क्या बनी हुई है वो अभी दोस्तों, उन्हीं का जो है क्या कहते हैं वह स्वर्गीय धन बनी हुई है। इसके बाद 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? इसका आंसर दोस्तों उसी हो जाएगा। 32वां प्रश्न कह रहा है कि दरोगा जी किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद से रह गए थे? अपने भाई के, या भतीजी भोगजोगनी की, या संपत्ति की कमाई की, या 7 रुपये घोड़े की। तो वो जो 7 रुपया की घोड़ी थी उसी का क्या कहते हैं, उसी के जो घोड़ी के बदौलत थी वो क्या रह गए, वो जो है अंग्रेज उसको पदोन्नति नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंग्रेज का कहना था कि घोड़ा बेच दो, तुम मुझे दे दो, और तुम्हें मैं पदोन्नति कर देता हूँ, तुम्हें पैसा भी दूंगा। पर जो दरोगा जी थे वे घोड़ी को नहीं बेचे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? सोने का जेवर, कीमती ज़मीन, या मकान का हिस्सा, कीमती तुर्की घोड़े। तो दोस्तों मुंशी जी ने कीमती तुर्की घोड़े बेच करके जो है दरोगा जी का क्या किया? श्राद्ध किया। चलिए 34वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 34वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है, मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी थी? पहली मार, या दोहरी मार, या तीसरी मार, या चौथी मार। तो मुंशी जी की जो क्या होगा इसका आंसर? दो बी हो जाएगा दोस्तों, दोहरी मार। मुंशी जी का जो किस्मत पर है जो कौन सी मार पड़ी थी? दोहरी मार पड़ी हुई थी, समझे। अगला प्रश्न कह रहा है, 35वां प्रश्न कह रहा है कि क्या कहते हैं कि भाई दरोगा जी के क्या कहते हैं, भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णनातीत है? गरीबी, अमीरी, या कंगाल, धनवान। तो जब उनके भाई दरोगा बन गए, उनके दरोगा जी मृत्यु हो गया उनका मुंशी जी का, तब क्या हालत हो गया था? वो गरीबी में बीत रहा था, यानी पूरा। तो दोस्तों किस में बीतता था उसका हाल जो था ना, वो गरीबी में बीत रहा था। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36वां जो है दोस्तों अब नहीं है, 35 प्रश्न ही था। ठीक है, तो 35 प्रश्न हमने डिस्कस किया। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ बातें लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए ध्यान से दीजिएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों। आपको क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसका सब्जेक्टिव का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। श्रम विवाह जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है और 20 के दांत का सब्जेक्टिव का भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। भारत से हम क्या सीखे मैक्स का जो ऑब्जेक्टिव का लिंक है वो भी दिया हुआ है। पाँचवा दोस्तों, अगर दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप सारा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आपको सारा वीडियो का PDF दोस्तों मिल जाएगा। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे वीडियो इसी तरह से कंटेंट आपको देते रहेंगे दोस्तों। आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा कर के वहाँ से क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसका भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो वहाँ से मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप बिहार बोर्ड की परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं क्लास 9th और 10th का, तो प्लीज़ कहीं भटके नहीं, इसी चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।